गाड़ी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी और मैं अपनी अति सुंदर पत्नी से श्वेत सुंदरी की तुलना कर रहा था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें हमेशा दूसरों की पत्नी बहुत सुंदर लगती है और मैं उन्हीं में रुचि लेते हैं। श्वेत सुंदरी में भी मैं कोई रुचि नहीं ले रहा था, बस एक उत्सुकता थी कि मैं उनसे बार बार मिला हूँ, कहाँ, यही याद कर रहा था। कहाँ का उत्तर ढूंढते ढूंढते मैंने बरसों से भूली हुई अपनी नथुनी वाली सहपाठिनी को याद कर लिया था। उससे जुड़ी हुई कितनी ही बातें याद आती चली जा रही थी, कितने ही भूले बुलाए लोगों को याद कर लिया। पैसेंजर ट्रेन कभी तेज तो कभी कच्छप गति से चलकर रात 9 बजे लखनऊ पहुंच गई, लेकिन मुझे कहाँ का उत्तर नहीं मिला। इसके बावजूद मैं मानने तो क्या, सोचने को भी तैयार नहीं हुआ कि यह मेरा एक भ्रम है कि मैं श्वेत सुंदरी से कहीं मिला हूँ, कई कई बार मिला हूँ। मैं उनके पीछे पीछे ही ट्रेन से नीचे उतरा। दोनों बच्चों के साथ वह बाहर के लिए चलने लगी। बच्चे उनके आगे आगे चल रहे थे। तभी मैंने सोचा कि अब बस कुछ ही मिनट का समय बचा है। बात नहीं की तो कहाँ का उत्तर मुझे जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। मैं तेज चलने लगा कि उन तक पहुंच जाऊं और उनसे कहूं, मैं पहले भी कहीं आपसे मिल चुका हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको कुछ याद है क्या? आप यही लखनऊ की रहने वाली है? मैं उनसे बलशिष्ट भर की दूरी पर रह रहा था कि तभी टिकट चेकिंग पॉइंट आ गया। उन्होंने टिकट चेक कराए और आगे बाहर निकल गई। मैं जहां से शुरू हुआ था अपने को फिर वही खड़ा पाया। स्टेशन से बाहर पहुंचकर उन्होंने मोबाइल निकाला और एक कैब बुलाई। मैं उनसे कुछ कदम पीछे था। कैब मैंने भी बुला ली थी। मैंने सोचा जब तक कैब आएगी तब तक 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं यह सोच ही रहा था कि श्वेत सुंदरी पलटकर एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मात्र बालिश्त भर की दूरी पर वह मेरे इतने करीब थी कि उनकी सांसें मेरी टूटी से टकरा रही थी। वह मेरी आंखों में देख रही थी। आंखों चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान की लहरें हिलोरे मार रही थी। उनकी अकस्मात इस हरकत से मैं थोड़ा सकपका गया कि यह मुझे पीछा करने वाला समझकर झाड़ने तो नहीं आई है। करीब 2 सेकंड तक मेरी आंखों में देखने के बाद वह शब्द को एकदम चबाती हुई बोली, कायर। इसके साथ ही उनकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं सी फूट पड़ी। मुझे लगा जैसे उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा है। वह आगे भी एक एक शब्द चबाती हुई बोली, तुम कायर ना होते तो आज मेरे इन दोनों बच्चों के फादर होते। सालों साल जिसकी चोटी से खेलते रहे, उसकी नथुनिया पर गाना गाते रहे, जिसके साथ खाते पीते रहे, पिछले 14 घंटे से 2 फुट की दूरी पर बैठकर भी पहचान नहीं पाए। इतना कंफ्यूज कि आगे पीछे होते रहे, लेकिन एक बार भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। स्कूल में भी कहती थी थोड़ा फ्रैंक बनो, बोल्ड बनो, लेकिन मैं बेवकूफ थी, गलत थी। एक कायर कभी भी बोल्ड और फ्रैंक नहीं बन सकता। यह सारी बातें उन्होंने बहुत ही फ्लावरी अंग्रेजी में कही। मेरा ध्यान उनकी बातों से ज़्यादा इस तरफ था कि कहाँ का उत्तर मुझे मिल गया था। वह वही थी जो ग्रेजुएशन तक मेरे साथ रही, फिर उनका निकाह हुआ और उसके बाद कभी नहीं मिली। मैं उनसे बहुत बात करना चाहता था, अपनी बात शुरू ही करने जा रहा था, लेकिन वह बीच में ही अपना मोबाइल नंबर देती हुई बोली, मैं रात 1 बजे से 3 बजे के बीच तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। कॉल करोगे तभी कोई बात करूंगी, वरना बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम उन्हीं लोगों में से हो जो अपनी मिसेज के पास भी जाने से पहले पूछते हैं क्या मैं आ जाऊं। तभी उनकी कैब आ गई और वह बिजली सी उसमें बैठकर चली गई। पैकिंग पेपर पर लिखे उनके नंबर को मैंने एक बार देखा और जेब में रख लिया। मेरी भी कैब आ गई। रास्ते भर मेरे दिमाग में उनका यह सेंटेंस गूंजता रहा कि यदि तुम कायर नहीं होते तो मेरे इन 2 बच्चों के फादर होते। मुझे उनकी यह बात बुरी लगी कि मैं कायर हूँ। मैंने सोचा यदि मैं कायर था तो आपने कौन सी बड़ी बहादुरी दिखाई थी, जब तक मिली एक बार भी खुलकर यह प्रकट नहीं किया कि मुझसे शादी करना चाहती है। जिस तरह से मिलती बोलती थी उसमें किसी क्लोज फ्रेंड से ज्यादा कोई और बात झलकती ही नहीं थी। मेरे मन में भी कुछ चाहत 9th में पहुंचते पहुंचते पैदा हुई थी, लेकिन यह इतनी गहरी नहीं थी कि शादी की सोचता। देर रात में ही बात हो सकती है, उनकी यह शर्त भी मेरे लिए अजूब पहेली बन गई। घर पहुंचकर मैंने पत्नी बच्चों से खूब बातचीत की, खाना पीना सब कुछ हुआ, लेकिन
पत्नी को लापरवाही के लिए डांटना है यह भूल गया। याद रहा तो बस इतना कि देर रात उनसे बात करनी है। यह बात तब भी दिमाग में घूमती रही जब पत्नी कई दिनों बाद मिलने के कारण बहुत आंतरिक क्षणों को जीने के लिए पास आई। वह क्षण जीते हुए भी उनकी बातें दिमाग में बनी रही। पत्नी के सो जाने के बाद उनकी बातें ज्यादा बेचैन करने लगी। जल्दी 1 बजे इसकी प्रतीक्षा करने लगा। 12:30 बज गए थे। मैं थका हुआ भी था, आंखों में नींद भी बहुत थी, लेकिन मैं उनसे बात किए बिना सोना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उनसे यह जानना चाहता था जब वह मुझसे शादी करना चाहती थी तो सही समय पर अपनी इच्छा जाहिर क्यों नहीं की। मैंने तो यह नहीं सोचा था। तुम्हारे मन में यह बात थी तो तुम्हें आगे आकर यह बताना चाहिए था। मैं यदि तब भी आगे नहीं आता तब तुम मुझे कायर कह सकती थी, लेकिन संयोग से आज 20 वर्ष बाद मिलने पर कह रही हो, यह जानते हुए भी कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। मेरे मन में बहुत सी बातें उठ रही थी। मैं उनसे एक बार बात करके यह जान लेना चाहता था कि उन्होंने समय पर अपनी बात क्यों नहीं कही। अब कहने के पीछे उद्देश्य क्या है? हस्बैंड के रहते ऐसी बात कहने का उनका मतलब क्या है? मन में संशय यह भी उठा कि कहीं उनके हस्बैंड ने हमारी बातें सुन ली तो उनका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। इस संशय के बीच 1 बजते ही मैं बात करने के लिए मोबाइल उठाता और फिर रख देता। डर यह भी था कि कहीं धनश्री जाग गई तो। बड़ी देर तक तरह तरह की उलझनों से लड़ने के बाद आखिर 2 बजे छत पर जाकर उन्हें कॉल की। 2 रिंग होने के बाद ही उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। उन्होंने हेलो कहा। आवाज पहचान कर मैंने जैसे ही उनका नाम लिया तो वह हंसती हुई बोली, कॉल करने की हिम्मत जुटाने में 1 घंटा लग गया। मैंने कहा कि मैं संकोच कर रहा था कि तुम्हारे हस्बैंड ने अगर हमारी बातें सुन ली तो तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। मेरी इस बात पर उन्होंने तुरंत कहा, अब हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपनी पत्नी से डरते हो बात अलग है। यह बात कहते हुए भी उनकी आवाज में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जिससे यह लगता हस्बैंड के साथ छोड़ने से उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम या कोई दुख है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है तो हंसती हुई बोली, बात तो ऐसी ही लग रही है, तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है तुम कहीं अलग थलग छिप कर बात कर रहे हो। मैंने सच बोला। कहा, हाँ मैं छत पर हूँ। यह सुनकर वह हल्का सा हंसकर बोली, मैं जानती थी तुम इतनी रात को अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत से बात कर ही नहीं सकते। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था तो साफ साफ कहा कि यह सब तो ठीक है, इतनी रात में ही बात तो करना चाहती हो। जब तुमने ट्रेन में ही मुझे पहचान लिया था तो वहाँ बात क्यों नहीं की? उन 14 घंटों में हम अपने बीते 20 वर्षों की पूरी बातें याद कर लेते। हाँ कर लेते, लेकिन मुझे तुमने पहले देखा और पहचान ही नहीं पाए। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह कैसा आदमी है, मात्र 20 साल बाद ही मिले हैं और यह पहचान नहीं रहा है, जबकि मैंने इन्हें देखते ही लिए पहचान लिया है। इतने दिनों में कोई इतना नहीं बदल जाता कि जिसके साथ 12-14 साल रोज 7-8 घंटे बिताए गया हो पहचानना ही नहीं जा सके। लेकिन बात न करने की वजह यह थी कि अचानक ही 20 साल बाद मेरे सामने वह व्यक्ति आ खड़ा हुआ था जिसे मैं 20 वर्षों में कभी भूल नहीं पाई थी, जिसे मैं 20 वर्षों से अपनी जहन्नुम बनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार मानती आ रही हूँ। उसे अचानक देखकर मन नफरत से उबल पड़ा। मन में आया तुम पर खूब तेज तेज चीखूं, चिल्लाऊं, सालों का सारा गुस्सा नफरत तुम पर सैकड़ों में उधेड़ दूं, लेकिन बच्चों के साथ होने के कारण किसी तरह खुद पर कंट्रोल किया। मन में आया सीट चेंज कर लूं, सामने बैठी रही तो कहीं झगड़ा ना कर लूं, लेकिन फिर यह सोचकर खुद पर कंट्रोल किया कि मन कुछ शांत हो तो बात शुरू करती हूँ। कम से कम 20 वर्षों की भड़ास तो निकाल ही लूं। यह भी पूछूं कि सफूरा के जरिए मैंने अपने प्यार के मैसेज बार बार भेजे थे, लेकिन तुमने हर बार ठुकराया। यही करना था तो फिर आखिर कौन से अधिकार से स्कूल में कॉलेज बरसों बरस तक मेरी छुट्टियां मेरे गालों को पकड़कर खींचते रहे, मेरे नितंबों पर धौल जमाते रहे? आखिर कौन से अधिकार से? क्या मुझे खिलौना समझ रखा था जिसे इतने सालों तक खेलते रहे? उनकी बहुत ही भावुक आवाज में यह बातें सुनते ही मैं सख्ते में आ गया। यह सारी बातें मेरी जानकारी में थी ही नहीं। सफूरा ने कभी मुझे उनका कोई मैसेज दिया ही नहीं था। मैंने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, यह सब तुम क्या कहे जा रही हो? सफूरा ने कभी भी
तुम्हारा कोई मैसेज दिया ही नहीं, वह भी ऐसे मैसेज। अगर मुझे तुम्हारी किसी भी मैसेज का संकेत भी मिलता तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आता। मैं तो आश्चर्य में हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। इतना सब कुछ बिना मेरी नॉलेज में आए ही हुआ। जिन बातों से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उन्हीं बातों के लिए तुम मुझसे 20 वर्षों से इतनी घृणा करती चली आ रही हो कि 14 घंटे तक साथ रही मगर एक शब्द नहीं बोली और मन में यह भरी बैठी रही कि मैं इसके ऊपर 20 साल की सारी भड़ास उड़ेल लूंगी। मेरी यह बात सुनते ही वह भी सत्ते में आ गई। कुछ क्षण एकदम सन्नाटा छाया रहा, फिर वह बोली, आश्चर्य में तो मैं हूँ कि मेरी सबसे करीबी दोस्त सफूरा ने तुम्हें मेरा कोई मैसेज दिया ही नहीं। कॉलेज के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं है, नहीं तो मैं अभी उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर पूछती कि धोखेबाज, तुमने मुझसे हर बार यह झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारे मैसेज का कोई जवाब नहीं देते, बात शुरू होते ही दूर चले जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उस चुड़ैल को मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला। 20 वर्ष पहले भेजे गए वह मैसेज क्या तुम्हें अभी भी याद है? कैसे भूल सकती हूँ? जो मैसेज तुम्हें अपना शौहर बनाने के लिए भेजे थे वह कभी भी भूल नहीं सकती। उनकी इस बात से मेरे रेंगटे खड़े हो गए कि यह क्या हो गया। सफूरा ने हम दोनों को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मुझसे इतना क्लोज रिलेशन बनाई हुई थी, कितना अच्छा बिहेव करती थी, आए दिन घूमने का प्लान लिए खड़ी हो जाती थी। जब तक घूम नहीं लेती थी तब तक मानती नहीं थी। जानबूझकर सुनसान जगह पर ले चल रिश्ते की हर सीमा क्रॉस करने की कोशिश करती थी। बड़ी मुश्किलों से उसे रोक पाता था, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिर एक बार हार गया। फिर तो वह जब चाहती अपनी जिद पूरी करती, एक और सीमा क्रॉस करती। अचानक ही गायब होने तक उसने यह सिलसिला जारी रखा था। उससे अपने इस रिश्ते के बारे में मैंने यह सोचकर श्वेत सुंदरी को कुछ नहीं बताया कि इससे वह और दुखी होगी। सफूरा के संग बिताए हर अंतरंग क्षण के चित्र मेरे सामने उभरते जा रहे थे। मैं मन ही मन कह रहा था, सफूरा में कल्पना तक नहीं कर पाया था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तुमने 2 लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे देर तक चुप रहने पर श्वेत सुंदरी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? यही कि यदि तुम्हारा मैसेज मिल गया होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा, मैसेज मिल जाता तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुमसे शादी कर लेता। इसमें संदेह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारा परिवार तैयार नहीं होता तब क्या करते? मैं तब भी तुमसे शादी कर लेता। इसके लिए परिवार को किसी भी तरह से मैं तैयार कर लेता। लेकिन पहले तुम यह बताओ कि सामने अपनी बात कहने में तुम्हें हिचक हो रही थी तो मोबाइल पर कितनी बातें होती थी। तुम क्या अपनी बात उसी समय नहीं कह सकती थी? अब क्या बताऊं? बोल्ड बनने के लिए मैं तुमको कहती रहती थी, लेकिन खुद एकदम उस समय चूक गई जब जीवन का सबसे निर्णायक पल सामने था। वह पल जो मेरे जीवन की दिशा तय करने जा रहा था। तुम पर उस समय पता नहीं कहां से इतना दब्बूपन हावी हो गया था कि तुम्हारे सामने आने में ही हिचक महसूस होने लगती थी। रही सही कसर नामुराद चुड़ैल सफूरा ने पूरी कर दी। उसकी छल कपट भरी बात की तुम मेरे बारे में सुनना ही नहीं चाहते। यह सुन सुनकर मैं निराश हो गई थी। अपने को छली टगी महसूस कर हालात के हाथों सौंप दिया। बर्बाद होना था तो हो गई बर्बाद। निराश होकर रात दिन आंसू बहाती रही, दीवारों से सिर टकराती रही, आंखों चेहरे को सुझाती रही, लेकिन एक बार भी मन में नहीं आया एक बार तुमसे मिल लूं, पूछ लूं तुमसे कि मुझ पर ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो। ग्रेजुएशन के बाद न कॉलेज बदलती न तुमसे दूर होती। मोबाइल खोने से तुम्हारा नंबर भी मिस हो गया था। सफूरा ने तुम्हारा जो नंबर दिया था वो या तो ऑफ मिलता या किसी और को। बदतमीज ने यहाँ भी धोखा दिया था। एक्चुअली किराए का मकान छोड़कर अपने घर में शिफ्ट होने को अब मैं अपनी बदकिस्मती ही कहूंगी। 20 साल से किराए पर रहते हुए हम सब ऊब चुके थे, इसीलिए मकान की फर्निशिंग चल रही थी कि हम तभी शिफ्ट हो गए। इस तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि शहर के दूसरे छोर पर है, कॉलोनी में कम लोग ही रहते हैं। इससे कॉलेज तुम सब छूट गए। इधर पूरे घर को मेरे ग्रेजुएशन करते ही मेरे निकाह की इतनी जल्दी हो गई कि मेरे लाख मना करने के बावजूद पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मेरा निकाह कर दिया। जब निकाह हो रहा था उस समय भी मेरी नजरें तुम्हें ढूंढ रही थी। सफूरा के जरिए
मैंने तुम्हें बुलाने की फिर बहुत कोशिश की थी। घर वालों की सख्त हिदायत के बावजूद कि किसी दोस्त को भूल कर भी नहीं बुलाना है। तुम्हें इनविटेशन कार्ड भी भेजा था। मैं उस वक्त भी यही सोच रही थी कि तुम आ जाओ तो मैं 1000 दीवारों को भी तोड़कर तुम्हारे साथ चल दूं, कर लूं कहीं और चलकर शादी। इसके साथ ही मुझे उनके सिसकने की आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, सफूरा ने कार्ड देना तो छोड़ो, अपनी जुबान पर उसने कभी तुम्हारे निकाह की बात तक नहीं आने दी। यह सुनते ही वह क्रोधित स्वर में बोली, पता नहीं उस कमीनी के दिमाग में क्या था, कभी भी कहीं भी मिल गई तो मैं उसे पीटे बिना छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो भी, अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। जीवन में हमें आगे बढ़ते रहने के लिए जो रास्ता मिल गया है, अब उसी पर आगे बढ़ते रहना है। हाँ, पत्नी के प्रति तुम्हारी चाहत देखकर मन में आई यह बात भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी कि तुम पत्नी से तलाक ले लो। मैं तुमसे तुरंत शादी करने को तैयार हूँ। यह सुनते ही मैं सिहर उठा। उनकी आवाज बहुत भावुक हो रही थी। कुछ ही क्षणों में उनकी सिसकने की आवाज फिर सुनाई दी तो मैंने कहा, यदि अनजाने में भी मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे जो चाहो वो सजा दो, लेकिन हम लोग जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब पीछे लौटने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी और हम दोनों को, अपने बच्चों को कष्ट में डालने का कोई अधिकार नहीं है ना। आखिर उन सब की क्या गलती। बड़ी देर तक उन्हें समझा बुझाकर चुप कराने के बाद पूछा, तुमने अभी तक हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया। यह सुनते ही उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हस्बैंड, निकाह के 7 साल बाद ही उनसे तलाक हो गया था। पढ़ाई पूरी कर मैं सीए बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। मैं चाहती थी कि पढ़ाई पूरी होने तक बच्चे पैदा ना करें, लेकिन उनकी सोच एकदम अलग थी। साल भर में ही बेटा हो गया। फिर भी मैं मेहनत करती रही। अब तक वह मेरे साथ गाली गलौज मारपीट भी करने लगे थे। दूसरे साल में ही मेरे हर विरोध के बावजूद दूसरा बेटा हो गया, मगर उन्हें फिर भी चैन नहीं था। वो हर वह काम करते थे जिससे मेरी पढ़ाई बंद हो जाए। तीसरे बच्चे की बात आई तो फिर मैं झगड़ा कर बैठी। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब मैं ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। मैं अब एक पल को भी तैयार नहीं थी कि अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद करूं। तो आखिर मैं मायके चली गई, लेकिन वह फिर बुला लाते। घर पहुंचते ही उनका रंग फिर बदल जाता, फिर वही झगड़ा होता। इन झगड़ों के बीच ही डूब कर एक बार मैं जिद पर अड़ गई कि अब मैं इस जहन्नुम में नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए। अंततः तलाक हो गया। जिस समय तलाक हुआ उस समय मुझे लगा कि जैसे मैं नर्क से मुक्त हो गई हूँ। उनके जीवन का यह हिस्सा सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने पूछा, तलाक को इतने साल हो गए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा दूसरा निकाह करने का प्रयास नहीं किया? एक्चुअली मुझे घर से भी पूरा सपोर्ट नहीं मिला। मायके वाले भी चाहते थे कि मैं हस्बैंड की बातों को मान लूं। तलाक के बाद मुझे लगा कि अब मैं मायके में भी नहीं रह सकती। मायके के दरवाजे जब मेरे लिए बंद हो रहे थे, तब तक मैं पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक सीनियर के साथ काम करने लगी थी। मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी थी। तो मायके वालों को भी कष्ट देना बंद कर दिया, अलग रहने लगी। जल्दी ही सीनियर से अलग होकर मैंने अपना काम शुरू किया, ऑफिस खोल लिया। बस ऐसे ही काम चलता गया और मैं आगे बढ़ती गई। सच में तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए था। यह बताओ, तलाक को इतना समय हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट भी हो, ऐसे में तुम जब चाहती हो तब दूसरा निकाह कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी। कई लोगों ने मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी की। मेरा मन भी हुआ कि कर लूं दूसरा निकाह। अकेले जिंदगी नहीं कटती, दिन से ज्यादा रात कटने को दौड़ती है। लेकिन बच्चों को देखकर मन को समझाती रही कि नहीं, अब शादी नहीं करनी है। दूसरे के बच्चों को कोई भी नहीं पालता। न्यूज में बार बार देख पढ़ चुकी हूँ कि ऐसे बच्चों को लोग मार भी देते हैं। मैं अपने बच्चों को जान से ज्यादा चाहती हूँ, इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम ठीक कह रही हो। ऐसे में बच्चों का जीवन सदैव ही हाई रिस्क पर होता है। लेकिन इतना लंबा जीवन पड़ा है, उसे कैसे जियोगी? क्या प्लान किया है? जितने बनाए सब फेल होते रहे, इसलिए अब कोई प्लान नहीं बनाती। निराशा में डूबी आवाज में उनकी यह बात सुनकर मैंने कहा,
तुम्हारी लाइफ जानकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं जिससे तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। मैं कुछ कर सकूं तुम्हारे लिए तो मुझे राहत मिलेगी, बहुत खुश होगी। यह सुनते ही वह बोली, सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं कुछ कहूं, नहीं तो मैं अपनी बात खराब नहीं करना चाहूंगी। क्या मुझ पर तुम्हें इतना भी यकीन नहीं है? मुझसे जो भी हो सकेगा वह मैं जरूर करूंगा। यह सुनकर कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, मैं बहुत सोच समझकर बोल रही हूँ, इसलिए मुझे फिर से सोचने समझने के लिए मत कहना। मैं एकदम क्लियर कह रही हूँ कि तुम रोज मेरे साथ कुछ घंटे बिताओ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ, अपने को काम में कितना कर पाऊँ, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारी सेकंड वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। अन्य से अनन्या की लेखिका प्रभा खेतान की तरह। बोलो, तैयार हो? कल आओगे? उनकी इस अप्रत्याशित बात से मैं सन्न रह गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। मेरे चुप रहने पर वह फिर बोली, चुप क्यों हो गए? क्या अपनी नथुनिया वाली अमीरा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसे अपनी सेकंड वाइफ नहीं बना सकते? क्या तुम में इतना भी करने की हिम्मत नहीं है? मैं तुम्हारी पहली मिसेज की लाइफ को टच भी नहीं करूंगी। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या कहूँ। मेरे चुप रहने पर वह बहुत गंभीर आवाज में आगे बोली, तुम्हारे पास पूरा समय है, इत्मीनान से सोच समझ लो। मैं कल लंच के समय तुम्हारा इंतजार करूंगी। गुड नाइट। अमीरा ने बहुत साफ साफ अपनी बात कहकर फोन काट दिया। यह प्रतीक्षा भी नहीं की कि मैं कुछ कहूंगा। बड़ी देर तक मैं छत पर इधर उधर टहलता बैठता, सोचता कि क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। बार बार मेरे कानों में उनकी बातें गूंजती रही। चोटी खींचने, गाना गाने के दृश्य याद आते रहे। अन्य से अनन्या शीर्षक से अपनी बोल्ड आत्मकथा लिखने वाली विख्यात लेखिका प्रभा खेतान वाली उनकी बात हर तरफ गूंजती हुई सी महसूस कर रहा था। अचानक ही मेरा ध्यान इस ओर गया कि आसमान की कालिमा धुंधलाकर स्लेटी हो चुकी है। असंख्य तारों की जगह चिटपुट कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं। मैं बोझिल कदमों से सीढ़ियां नीचे उतर रहा था, लेकिन नींद मेरे आसपास भी नहीं थी।